टनकपुर में आयोजित चंपावत सरस कारपेट महोत्सव 2026 का शुभारंभ देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि होली से पूर्व आयोजित ये महोत्सव जनपद की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है और चंपावत के हर घर में उत्सव का वातावरण बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने काली कुमाऊं की बैठकी होली, खड़ी होली और चौफला जैसी लोक परंपराओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित किया। इस बार महोत्सव को शीतकालीन कारपेट महोत्सव के रूप में विकसित कर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बलून, रिवर राफ्टिंग, पैरामोटरिंग, बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। चंपावत सरस कारपेट महोत्सव 2026 का आयोजन होना है। महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया है। चंपावत की पुण्य भूमि, इसका इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति की ये धरोहर भूमि रही है। इसलिए चंपावत सरस कारपेट महोत्सव 2026 केवल इस 7 दिनों का आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक गरिमा, सौंदर्य, मातृशक्ति के सामर्थ्य, युवाओं के उत्साह और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जीवंत उदाहरण है और जीवंत उत्सव है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष कारपेट महोत्सव को शीतकालीन कारपेट महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को भी गति मिल सके और जो पर्यटन हमारा 6 माह के लिए होता था, कारोबार 6 माह चलता था, अब वो कारोबार आने वाले समय में पूरे साल भर चले, इसकी हमने नींव रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से देवभूमि उत्तराखंड में कर दिया है। इस महोत्सव के मध्य एडवेंचर गतिविधियां जैसे पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बैलून, रिवर राफ्टिंग, पैरा मोटरिंग, पक्षी अवलोकन और ट्रैकिंग के माध्यम से चंपावत को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और चंपावत जनपद में अपार संभावनाएं हैं। चंपावत हमारे एक ही जनपद में पूरे उत्तराखंड का जो हमारा भौगोलिक परिदृश्य है, वो अगर कोई जनपद प्रस्तुत करता है, कोई एक जनपद प्रस्तुत करता है, तो वो हमारा चंपावत जनपद है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। विकासनगर से खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के तहत विकासनगर पहुंचे। उन्होंने खाटू श्याम सेवा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विकासनगर के विधायक, पूर्व विधायक सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे, देखिए विकासनगर में धामी का धर्म दर्शन कार्यक्रम, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका भव्य और जोरदार स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को पुष्पहार भी पहनाते हुए तो जोरदार स्वागत। खाटू श्याम नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सच्चे मन से पुकारा है, बाबा उसके पास आए। आप सबकी आवाज ऊपर जाती है, ऊपर से बाबा के पास जाती है और बाबा के पास से जाकर बाबा ऐसा है वो संकल्प सिद्ध होता है। बाबा अपनी कृपा से सबकी झोली भर देते हैं और बाबा वो देते हैं, कई जो मन में सोच रहे होते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर आप सोचिए कि संख्या में आप सब आए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि बाबा हर एक के हृदय में विराजमान है। बढ़ेंगे आगे। सितारगंज के निकट सरकड़ा चौकी में आज एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ
क्षेत्रीय समस्याओं पर सीधी बातचीत की। इस दौरान क्षेत्र में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्राम प्रधान, अन्य जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी और नशा बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में मौजूद समाज सेवी साहब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के मामले को गंभीरता से उठाया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो संबंधित वाहन स्वामी पर 25,000 रुपए का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में रह रहे किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य करने पर भी जोर दिया गया। तो सरकड़ा चौकी में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं पर इस बैठक के दौरान बातचीत की गई। अपराध, कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। सितारगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकड़ा चौकी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई। अपराध, कानून व्यवस्था जैसे और साथ ही सामाजिक मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत की गई, चर्चा की गई। के कोतवाल साहब के द्वारा एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें गांव कई ग्राम सभाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया था। उस मीटिंग में कोतवाल साहब के द्वारा गांव की सुरक्षा को लेकर, गांव में किराएदारों के सत्यापन, बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर, नशे के खिलाफ और साइबर क्राइम के खिलाफ हमें जागरूक किया गया है, जिससे कि जनप्रतिनिधि अपने गांव के लोगों को जागरूक करेंगे और जिससे कि गांव में क्राइम जो है वो घटेगा। साइबर क्राइम पर भी उन्होंने विशेष चीजें बताई हैं, जिससे कि ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। और शस्त्र धारकों को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। और जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये है, गांव के लोगों को अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को बाइक या गाड़ी देकर सड़कों पे ना भेजे। जिसको जो लाइसेंस होल्डर नहीं है वो बाइक ना, गाड़ी, कोई भी किसी तरीके का वाहन ना चलाए। जो अगर चलाएगा तो उसमें भारी जुर्माने के साथ लेकर गाड़ी को सीज करने तक का प्राविधान है, जिसकी जानकारी कोतवाल। चंपावत की वादियों में चंपावत सरस कारपेट महोत्सव 2026 के अंतर्गत भारत की पहली पैरामोटर क्रॉस कंट्री चंपावत 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसे शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से शुरू की गई इस ऐतिहासिक पहल के तहत 120 किलोमीटर लंबी रोमांचक हवाई यात्रा का आगाज 7 जाबाज पायलटों ने एक साथ उड़ान भरकर किया। ये क्रॉस कंट्री उड़ान उचौली घाट से डांडा, रीठा और लोहाघाट होते हुए चौथे दिन टनकपुर पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन किया जाएगा। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजरती ये साहसिक यात्रा न केवल एडवेंचर स्पोर्ट्स का अनूठा प्रदर्शन है, बल्कि चंपावत की प्राकृतिक सुंदरता को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। देहरादून से खबर, जहां पर एक और उत्तराखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के दावे कर रही है, तो वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने शासन के अधिकारियों की देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए पहली बार पदकों का शतक लगाया, लेकिन तकनीकी कारणों से नौकरी देने की प्रक्रिया में देरी हुई है। उन्होंने 242 अधिसंख्य पद खेल विभाग में ही सृजित करने और 23 खेल अकेडमियों के संचालन के लिए 544 पद जल्द बनाने की मांग भी की है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पर्याप्त अवसर मिल सके। uh, 244 पदों की डिमांड करी है, जो कि हमारे को 38 नेशनल गेम में हमें बच्चों को देने हैं। इसके साथ ही मैंने 544 या 444 पदों की भी एक अपेक्षा करी है,
जो कि अधिसंख्य पद के रूप में सृजित कर दिए जाए, क्योंकि बार बार होता ये है कि बच्चे मेडल लाते हैं और बार बार एक एक मेडल या एक एक उसके लिए अधिसंख्य पदों के लिए प्रस्ताव चलाना पड़ता है और संबंधित खिलाड़ी भी जो है इस निराशा में उसका समय कट जाता है कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और कई बार जो है सिस्टम में रुचि न होने के कारण देरी हो जाती है, फिर खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। तो एक व्यवस्था हम चाह रहे थे कि हमारे पास में इतने अधिसंख्य पद हो जाएं, जिसके कारण से समय के अनुसार में जब भी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमारे बच्चे जब राज्य के लिए मेडल लेकर आए तो वो बच्चे सीधे सीधे जो है उसका समायोजन का सीधे सीधे उनको नियुक्ति पत्र की कार्रवाई हो जाए, इतना समय ना लगे जैसे भी हमने 38 नेशनल गेम में देखा और अभी 1 साल भी हो गए उनको हम आउट ऑफ 10 जॉब नहीं दे पाए। तो ये टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, इसके लेकर भी मैंने नाराजगी व्यक्त करी। इसीलिए मैंने पत्र में लिखा है कि हमें इतने अधिसंख्य पद युवा कल्याण, खेल विभाग और पुलिस में दे दिया जाए, ताकि जो है भविष्य में जब कभी भी बच्चे जीते तो उनको कम समय में सीधे सीधे जो है उनको नियुक्ति। उत्तराखंड के कई जिला न्यायालयों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पहले नैनीताल और फिर उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग और इसके बाद हरिद्वार और देहरादून जिला अदालतों को धमकी मिलने के मामलों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है जब उत्तराखंड में सरेआम मर्डर हो रहे हैं। हाल ही में 6 मर्डर हो चुके हैं। दिन दहाड़े सरेआम कत्ल करके अपराधी फरार हो रहे हैं। मंत्रियों की जो हानक होनी चाहिए वह गायब है, जो खौफ अधिकारियों में होना चाहिए वह भी नहीं दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि धाकड़ धामी आखिरी चुनावी वर्ष में ऐसा कुछ करें ताकि वह अपने नाम को सिद्ध कर पाएं। उत्तराखंड में पिछले 9 सालों से कानून व्यवस्था बेलगाम है, मंत्री मस्त हैं। ज्यादातर मंत्री और अधिकारी पैसा कमाने में ही बिजी हैं। साल से उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था बेलगाम हो रखी है। सारे मंत्री मस्त हैं। ज्यादातर मंत्री जो है धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं अपनी 5-5 पीढ़ियों के लिए। उनको फुर्सत नहीं है कि उत्तराखंड की जनता के बारे में वो सोच सके। ये कोई नई बात नहीं है धमकी मिलना। जब सरेआम 5-6 मर्डर हो जाते हैं, यहाँ पर सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, उससे ज्यादा बड़ी बात ये तो धमकियां हैं। लेकिन जब सरेआम कोई कत्ल करके भाग जाता है, उसकी भी आज तक जो है जांच नहीं हो पा रही है, उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे। जो खौफ एक अपराधियों के होना चाहिए पुलिस का, वो खौफ खत्म हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री की हनक होनी चाहिए, चाहे मंत्रियों में हो चाहे क्षेत्र में, वो हनक भी मुझे लगता है अब खत्म होती जा रही है। इसलिए जो लोग कहते हैं धाकड़ धामी जी, मेरा निवेदन है उनसे कि धाकड़ धामी जी इतनी बड़ी पदवी आपको दी हुई है, जरा दिखाइए इस आखिरी चुनावी वर्ष में क्या है भी आप धाकड़ या नहीं है। और अब खबर सितारगंज से है। सितारगंज में रमजान माह के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर शहर में बिजली, पानी और साफ सफाई की मांग की है। वहीं अल्पसंख्यक भाजपा मंडल अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम रविंद्र जवाठा को ज्ञापन देकर शहर की सभी वार्डों में साफ सफाई, नालियों में कीटनाशक दवाएं, पानी और बिजली की सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था की मांग की है। मंडल अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन ने बताया कि एसडीएम ने संबंधित विभागों को आदेशित करने का भरोसा दिया है। हमारा रमज़ान शरीफ का पाक महीना चालू हो रहा है, उसको लेकर हमने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें नगर की लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था, इसको सुचारू और दुरुस्त रखने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है, ताकि रमज़ान शरीफ में जो हमारे मुस्लिम भाई सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं वो कोई दिक्कत ना हो, परेशानी हो ना हो। खासकर इसमें रोज़ा इफ्तार के टाइम और सहरी के टाइम लाइट ना जाए, इसकी जो है पुरजोर तरीके से मांग की गई है। एसडीएम साहब ने क्या भरोसा दिया? एसडीएम साहब ने हमारी मांग को संज्ञान में लेते हुए, सुनते हुए, उन्होंने संबंधित जो भी विभाग है उन अधिकारियों को निर्देशित कर। सबसे पहले तो मेरे और मेरी टीम की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान शरीफ की दिली मुबारकबाद। आज हम सब ने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हम सब ने कहीं ना कहीं सफाई की एक व्यवस्था की अच्छी मांग करी है, जिसमें जल, बिजली और साफ सफाई को लेके एक ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की चंपावत से खबर है, जहां वन विभाग ने विभिन्न विभागों के सहयोग से जंगलों को आग से बचाने के लिए व्यापक स्मोक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य वनाग्नि की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की तैयारी को परखना था। मॉक ड्रिल में वन विभाग, एसडीआरएफ, राजस्व, ब्लॉक कर्मी, पुलिस,
स्वास्थ्य विभाग और पंचायत प्रतिनिधियों सहित कुल 92 लोग शामिल हुए। अभ्यास के दौरान देहरादून कंट्रोल से प्रथम सूचना 11:34 पर प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में आग लगी है। इसके बाद क्रमशः 3 अलग अलग सूचनाएं दी गईं, जिन पर तैयार दल ने बिना समय गवाए ही मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्यवाही शुरू की। ग्रामीणों ने भी इस बड़े स्तर के रेस्क्यू और नियंत्रण अभियान को नजदीक से देखा। देहरादून स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक बड़े वित्तीय घोटाले के आरोपों में घिर गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर 6 माह के लिए वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है, जिससे करीब 9,000 खाता धारकों की 124 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फंस गई है। बैंक में लगभग 38 करोड़ रुपए का एनपीए भी सामने आया है, जिसे लेकर स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। खाता धारकों का आरोप है कि वर्ष 2013-14 से बैंक में अनियमितताएं शुरू हुई और चहेते लोगों को नियमों के विरुद्ध ऋण वितरण के कारण बैंक को भारी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की गई और अब अचानक बैंक की गतिविधियों पर रोक लगाने से वे आर्थिक संकट में आ गए हैं। तो बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करवा दिया। 2 साल का हो भी चुका हमारा। तो इसमें सर देखो, अध्यक्ष जो होते हैं ना, अध्यक्ष है या मेंबर ऑफ बोर्ड, इलेक्टेड है, ये नॉन बैंकर है। इन्हें तो मेन होता है सीईओ, सेक्रेटरी, जो रिपोर्ट बना के वो देंगे, वो रखेंगे मीटिंग में, उस पर जो जैसा सीईओ चाहेगा वैसा ही होगा। इसमें मेन फॉल्ट है सीईओ का। उन्होंने क्या करा, मतलब गड़बड़ी हुई है। जांच तो हम कर रहे हैं ना, फॉरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। और जो आरबीआई ने इस पर रोक लगाई है उसका क्या रिजल्ट रहेगा? आरबीआई ने रोक लगाई है, जब अभी आरबीआई का यही कहना है कि इसकी जांच करवाइए आप। जांच हो सकती है सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट से। तो जब तक फॉरेंसिक ऑडिट है तब तक कुछ ढील दे सकता है आरबीआई, इसमें कुछ छूट दे सकता है अगर चाहेगा तो, नहीं तो एज इट इज जो डायरेक्शन है वो लागू है बैंक पे। अभी मतलब पूरी तरह से काम बंद हो चुका है बैंक में। हमारा लाइसेंस नहीं छेड़ा है। लाइसेंस मतलब जो वर्किंग होती है, ट्रांजैक्शन वगैरह, वर्किंग जो लोन की किस्त है वो हम ले रहे हैं। और देहरादून से खबर, जहां अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार ने एक दिवसीय भ्रमण के दौरान रुद्रप्रयाग जनपद में श्री केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक सड़क मार्ग का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग और एनएच अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग के कई स्थानों पर चल रहे कार्यों को जल्द ही पूरा करने, डेंजर जोन सुरक्षित करने, सांकेतिक साइन बोर्ड लगाने और सड़क डामरीकरण सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं यात्रा से पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उससे पहले जो हमारी सड़कें जो है वो अच्छी हो सके, जिससे कोई यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है लोगों को ना हो। तो उसी में आज जो है हम लोग ने वहाँ से ऋषिकेश से जो हमारी सड़कें हैं उसका निरीक्षण करते हुए हम लोग आए हैं। और अब यहाँ तिलवाड़ा तक तो हमने इंस्पेक्शन कर लिया है और आगे हमारा ये प्लान यही है कि इसके बाद में गौरीकुंड तक हम लोग जाएं और उसके बाद में फिर बद्रीनाथ वाला जो रूट है वहाँ पे भी हम लोग कल जाके निरीक्षण कर लें उसका। काफ़ी अभी हमारे काम भी चल रहे हैं, जैसे खासकर जो हमारे स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क्स हैं वो अभी हमारे रनिंग में हैं, जिसके अंदर 35 वर्क जो है श्रीनगर डिवीज़न के वो हमारे चल रहे हैं, जिसमें उनमें से 12 तो जो है हम लोग यात्रा से पहले हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे और बाकी जो है वो हमारे दिसंबर में उनकी जो है डेट ऑफ स्टार्ट दी गई है। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि यात्रा से पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट जो वर्क है जिस वजह से यात्रा प्रभावित ना हो और किसी प्रकार का कोई डेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो वर्क्स किए जा सकते हैं वो वर्क्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे डायरेक्शंस इनको दिए हैं, जैसे रोड मार्किंग और जो है पेंटिंग वगैरह हो गई और जो कुछ जहाँ पे जो पैचेस बन गए हैं उन पैचेस को रिपेयर कर लेना। तो ये सारे जो है अगले 1-2 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो भी।
चमोली जिले में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष 107 परीक्षा केंद्रों पर कुल 9,224 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 4,410 हाई स्कूल और 4,814 इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीकांत पुरोहित ने बताया कि परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण कराने के लिए उड़नदस्तों का गठन किया गया है और केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।